दोस्तों, आप जब भी टीवी देखते होंगे तो आप हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको आप टीवी पे देखते होंगे। और कभी ये नोटबंदी लगाते थे, कभी ये जीएसटी अनाउंस कर देते, कभी ये मन की बात करते और कभी और कुछ करते। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास क्या क्या काम होते हैं, और किसी आदमी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, कल अगर आपको खुद को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हो, और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर होती है, और उनको अगर किसी को हटाना है तो उनको अपने पद से वो कैसे हटा सकते हैं। ये जो सारी क्यूरियोसिटी जो आपके मन में घर करके बैठी होंगी, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो पूरा लेक्चर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा जो प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 25वां लेक्चर है। हम देख रहे थे पॉलिटी का तीसरा यूनिट जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये जो दूसरा चैप्टर था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको ख़त्म किया था। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे तीसरे यूनिट का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर फिलहाल के श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे देश के कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कितने नंबर के हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिलहाल हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट है और कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसका मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्ट, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती अपनी पावर को एग्जीक्यूट करने की। वो किसी की सलाह पे काम करते हैं। किसकी सलाह पे काम करते हैं? वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे वो काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? उनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टीम होती है, वो टीम प्रेसिडेंट उनको गाइड करती है, उनको एडवाइस करती है। उस हिसाब से प्रेसिडेंट हमारे डिसीजन लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का जो पद है वो नॉमिनल मतलब नाम मात्र का है वो, और रियल काम करता कौन है? रियल गेम पीछे से ये लोग खेलते हैं प्रेसिडेंट के नाम से, समझ गया। और प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि इनके पास डायरेक्ट पावर है, अपने डिसीजन डायरेक्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये डी ज्योर एग्जीक्यूटिव है और ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। तो इस पे आता है क्वेश्चन, डी ज्योर कौन है और डी फैक्टो कौन है? तो प्रेसिडेंट जो है हमारे वो डी ज्योर एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। अब और एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है कि गवर्नमेंटल स्टेट, जो गवर्नमेंट स्टेट होती है, मतलब कोई भी ऐसा देश जहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वो जो गवर्नमेंट स्टेट मीन्स क्या? एक देश। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट हेड ऑफ नेशन होते हैं, हेड ऑफ देश होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मतलब जिस पार्टी की सरकार है कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो जो गवर्नमेंट है जो देश को चला रही है, उस गवर्नमेंट के हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। और जो देश है, जिस देश में सरकार चल रही है, उस देश के हेड कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट। समझ गए आप? तो ये चीज़ें हमने एज अ बैकग्राउंड तीनों की तीनों चीज़ें समझ ली, जो हमें आगे मदद करेगी बाकी चीज़ों समझने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके बारे में वही चीज़ें लिखी है जो अभी हमने पढ़ी। सबसे पहले क्या? प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, वो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल अथॉरिटी है, वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंट क्या है? वो प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ नेशन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट है। अब हमारा ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या? अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो शपथ कैसे लेते हैं, उनको कौन चुनता है, और शपथ लेते तो उसमें क्या लेते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होगी प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट वाले टॉपिक में। और दूसरा फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के कामकाज क्या है, वो सारी चीज़ें हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। समझ गया आप? तो ऐसे हमने हमारे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपॉइंटमेंट और फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहला देखते हैं टॉपिक क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75, इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? वो बस इतनी बात बोलता है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे
उसको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। समझ गया। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी कुछ लिखा नहीं गया है कि प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैसे होगा। समझ गया। बस इतना लिखा है कि ये अपॉइंट करेंगे, बट उसका वे ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, उसका सिलेक्शन कैसा होगा, कौन आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अब तक सिलेक्ट कैसा होता है आदमी? अब फिलहाल हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होता कैसे? फिर देखिए, जब भी कोई सरकार बनती है ना इलेक्शन के बाद, तो सरकार जब बनने के लिए वो जब प्रेसिडेंट के पास आते सरकार स्थापन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? जो मेजोरिटी पार्टी, मतलब जो पार्टी जिसके पास बहुमत है सबसे ज़्यादा, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद वो चुन के आए, वो जो पार्टी उनके जो लीडर है ना, उसको बना देती है प्राइम मिनिस्टर। मतलब उसको चांस देती है। जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे अभी फिलहाल अभी इलेक्शन हुआ 2019 में, और बीजेपी के पास कितने एमपी चुन के आए थे? उनके 300 से ज़्यादा थे, 300 प्लस थे। और उनके लीडर कौन है बीजेपी के फिलहाल अभी? वो थे नरेंद्र मोदी। तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि मोदी जी आप बन जाओ, क्या आप बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। और हर एक पार्टी होती ना, उन्होंने अपना एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर किया होता है। मतलब जैसे अभी कल कांग्रेस के अगर सीट आ जाते हैं तो कांग्रेस बोलेगी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर करना है। समझ गए आप? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कोई किसको सिलेक्ट किया जाएगा। बस जिसके पास बहुमत है उस पार्टी का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसको प्रेसिडेंट को जो पार्टी बोलेगी कि हमें इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। समझ गए आप? बट अब देखो एक यहाँ पे छोले कि अगर कोई पार्टी उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं, जैसे कि 272 चाहिए लोकसभा में फिलहाल, पर किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं कहाँ पे? लोकसभा में। फिर जो प्रेसिडेंट है ना, वो अपनी जो एक्सरसाइज है, अपनी डिस्क्रिप्शन की जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है उनको दी गई, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब इनके पास ना एक पावर होती है, डिस्क्रिप्शन मतलब अपने हिसाब से वो वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, अपने मन मनात उनको जो सही लग रहा है वो। तो यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट के लिए अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन का एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इन द सिचुएशन यूजुअली क्या होता है यहाँ पे, मैंने जैसे अभी आपको पता है इससे पहले, यूजुअली यही होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जिस पार्टी के पास लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो होता है, या कोई कोलिजन गवर्नमेंट है, जैसे कि अब महाराष्ट्र है, अभी आपको ये तो हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बताता हूँ। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी वो किन किन से मिलकर बनी? कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना। अब ये जो तीन पार्टी इनका कोलिजन बना है, कोलिजन मतलब इनका गठबंधन बना है, तो इनका जो कोलिजन है गठबंधन, इन्होंने बोला है कि उसको बोला है महाविकास आघाड़ी, और इन्होंने उसमें ना जो उद्धव ठाकरे जी उसको उसका हेड बना दिया है कि ये हमारे लीडर है किसके? महाविकास आघाड़ी की। इसलिए जब ये गवर्नर के पास गए तो गवर्नर किसको? उद्धव ठाकरे को बोला चलो आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो वैसी चीज़ होती। तो इससे पहले जैसे अभी 2014 में ये जो हमारी अभी फिलहाल की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार बीजेपी की, इसको क्लियर मेजोरिटी मिली। अभी 2019 में भी उनको क्लियर मेजोरिटी मिली, बट ये 30 साल के बाद मेजोरिटी मिली। इससे पहले जो कांग्रेस की 2 बार सरकार थी, या इससे पहले अटल बिहारी की जो सरकार थी, इसमें इनके पास बहुमत नहीं था, वो कोलिजन गवर्नमेंट थी, अलग अलग दल साथ में आके उन्होंने बहुमत से सरकार बनाई थी। समझ गए आप? और ऐसी जो सरकार है उसको बोला जाता है गठबंधन की सरकार, ये आपने सुना होगा। अब हुआ क्या था, और एक मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन पावर क्या बताएगा प्रेसिडेंट के पास। एक तो अगर कोई पार्टी की सत्ता में फुल मेजोरिटी में आती, तो वो पार्टी की जो बोलेगी इसको प्रेसिडेंट बनना है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसको प्रेसिडेंट को उसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट प्रेसिडेंट के पास 2 डिस्क्रिप्शन है। एक क्या? 2 टाइप के डिस्क्रिप्शन है। एक तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि अगर किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं, तो वहाँ पे पर्सनल डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज़, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर ऑफिस में सडनली डाई, मतलब वही ऑफिस में मर जाते, ऑफिस में मतलब क्या, वो पद पे होते हुए, ऑफिस में मतलब उस जहाँ पे बैठते वहाँ पे नहीं, ऑफिस में मतलब वो जब पद पे प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठे, तो उनका कहीं पे भी उस पद पे जब तक है वो, और उसी पद पे ही उनकी मृत्यु हो जाती, उनकी डेथ हो जाती, तो उनके पास कोई सक्सेसर नहीं होता। अब कोई प्राइम मिनिस्टर ने पहले थोड़ी बोल के मतलब बताया होता है कि मैं मेरे मरने के बाद इसको प्राइम मिनिस्टर बताओ। इसलिए वहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट है, वो भी वहाँ पे इंडिविजुअल जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को। समझ गए आप? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1997 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया था, और उन्होंने क्या बोला था, अगर कोई आदमी किसी भी हाउस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के नहीं आया हुआ है, मतलब आपको पता होगा कि आपको अगर अगर आप एमएलए हो तभी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, बिना एमएलए कोई आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। उसी तरह बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिना सांसद, बिना खासदार कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपको उस पद पे होना ही चाहिए, पहले चुन के आना चाहिए, उसके बाद आप भले आप लोकसभा से आ जाओ या राज्यसभा से आ जाओ, पर आप जब तक सांसद नहीं हो तब तक आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो 1997 तक क्या होता था, आपको पहले सांसद बनना पड़ता था, और बाद में आपको
इलेक्शन मतलब सांसद बनना पड़ता था, बाद में आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाता था। बट 1997 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया जजमेंट दिया, उन्होंने बोला कि कोई आदमी अगर अभी तक सांसद नहीं, लोकसभा से भी नहीं, राज्यसभा से, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं डायरेक्टली। तो आप बोलोगे फिर वो तो फिर सांसद भी नहीं, बट हाँ उसमें उन्होंने कंडीशन डाल दी कि अगर वो आदमी अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो 6 मंथ तक ही बन सकता है। उसके बाद आपको उसको इलेक्शन कहीं जैसे एक जगह खाली कहीं इलेक्शन करवाना है, एक तो आप उसको लोकसभा से लोगों से चुन के लाओ, या आप राज्यसभा से उसको वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन में वहाँ पे राज्यसभा की उसको सीट दिला दो, बट उसको 6 मंथ से पहले आपको मेंबर बनाना पड़ेगा। फिर समझिए आप, इसका मतलब मनमोहन सिंह जो थी, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे फिर वो कैसे बने थे, वो कहीं से चुन के आए थे क्या? नहीं, वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए, बाद में उनको आसाम से राज्यसभा पे भेजा था, वहाँ पे कहाँ पे राज्यसभा पे भेजा था, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और फिर वो कंटिन्यू रह गए। उसका एकदम बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो अभी के चीफ मिनिस्टर ना, ये अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे देख रहे हैं हम, बट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें सेम ही होती। अब देखो, जो हमारा महाराष्ट्र है, हमारे देश में एक स्टेट है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, समझ रहे। अब ये जो यूटी उद्धव ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे जो है ना, ये कहीं से चुन के नहीं आए, मतलब अब तक ये कहीं से चुन के नहीं आए, इन्होंने ना इलेक्शन लड़ा, ये ना विधानसभा के मेंबर है ना विधान परिषद के मेंबर है, फिर भी ये चीफ मिनिस्टर है। कैसे पता है क्या? तो वही ये जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 1997 का, इसके हिसाब से कोई भी आदमी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, भले वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या विधानसभा का मेंबर हो या नहीं हो, फिर भी वो बन सकता है। पर कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसको चुन के आना पड़ेगा, उसको मेंबर बनना पड़ेगा। अगर उसको चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करना है, जैसे उद्धव ठाकरे अभी उनको नॉमिनेट कर रहे हो विधान परिषद पे, या ये जैसे अभी अगर प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए कोई हो तो उसको लोकसभा या राज्यसभा से चुन के आना पड़ेगा। समझ गए आप? तो ये था झोल पूरा। तो देखो कितनी सही चीज़ें, बिना चुन के आते भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। जैसे उद्धव ठाकरे, पता ही नहीं था, अचानक से बोल दिया गया चीफ मिनिस्टर बनना है, बन गए। तो ये हमारा देश, तो ये 1997 की जजमेंट के वजह से होता है। आगे क्या है और क्या दिया हुआ है? देखो, ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है सारी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक तो दोनों में से किसी एक हाउस का वो मेंबर होना चाहिए, एक तो लोकसभा का या राज्यसभा का, तभी वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। और 1997 की जजमेंट के हिसाब से अगर वो शुरू में अगर किसी हाउस का मेंबर भी नहीं हो, फिर भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बस कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए, क्योंकि वो उसके बाद अगर 6 मंथ से के बाद वो चुन के नहीं आता, किसी हाउस का मेंबर नहीं बनता है, फिर अपने आप उसका जो प्राइम मिनिस्टर पद है वो उसको खाली करना पड़ेगा। आगे सैलरी कितनी होती है प्राइम मिनिस्टर की? आपको क्वेश्चन आता होगा, मतलब मन में आपकी सैलरी कितनी? सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिजाइन किसको मारते हैं? वो रिजाइन मारते हैं प्रेसिडेंट को। और व्हेन पीएम रिजाइन और डाई, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन मारते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद टर्म कितने प्राइम मिनिस्टर की? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की टर्म का जिक्र नहीं किया है। प्रेसिडेंट की टर्म है 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट की 5 साल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 5 साल है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा का है उसकी 5 साल है, राज्यसभा वाले की 6 साल है। ये सारी चीज़ें उधर लिखी हुई है। पर जो प्राइम मिनिस्टर ना, इसकी टर्म के जिक्र नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तभी तक, उसकी टर्म तभी तक है मतलब 5 साल तक तो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल। इसका मतलब लीगली अगर उसके पास बहुमत है तो वो 5 साल तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। बट बीच में अगर सरकार का बहुमत चला जाता है तो सरकार तो गिर जाएगी फिर। इसलिए ऐसा बोला जाता है एज लॉन्ग एज पीएम एंजॉय द सपोर्ट इन लोकसभा, मतलब जब तक उनका बहुमत है लोकसभा में, उसके पास सपोर्ट है, तब तक वो उसको कोई नहीं निकाल सकता प्राइम मिनिस्टर के पद से, प्रेसिडेंट भी नहीं निकाल सकते। समझ गए? और ये चीज़ आर्टिकल 75 में एक चीज़ लिखी कि मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे दिया है पीएम ऑल्सो मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर सारे के सारे हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं, अब प्राइम मिनिस्टर वो भी तो मिनिस्टर है, वो अपने ऑफिस में तब तक काम कर सकते, कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक। तो प्रेसिडेंट कब तक चाहेंगे? प्रेसिडेंट तब तक चाहेंगे जब तक इनके पास सपोर्ट है। जब इनका सपोर्ट खत्म हो जाएगा प्रेसिडेंट को निकाल देंगे। समझ गए आप? तो यहाँ तक हमने देख लिया था कौन सा वाला, ये चीज़ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और उसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने देख लिया। अब हम ये चीज़ को देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शपथ क्या लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, इस पर आता है क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे राष्ट्रपति, वो शपथ दिलाते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ओके, और ये चीज़ कहाँ पे दी गई है? ये देखो, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज पर द 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो 3rd शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्राइम मिनिस्टर की शपथ ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी इसको लिखा गया है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे प्राइम मिनिस्टर है इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, इनको शपथ कौन दिलाता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको शपथ कौन दिलाता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलिए देखते हैं शपथ क्या लेते हैं प्राइम मिनिस्टर।
इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस प्राइम मिनिस्टर स्वेयर्स, क्या लेते शपथ प्राइम मिनिस्टर, टू बी फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to faithfully, conscientiously discharge the duties of his office, and to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. देखो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें फेथ रखेंगे, इसमें भरोसा करके सारे अपने काम करेंगे, इंडिया की जो सोवरेनिटी और जो इंटीग्रिटी इसको बरकरार रखेंगे, अपनी जो ड्यूटीज़ है इसको डिस्चार्ज करेंगे फेथफुली, और सब जो लोग हैं उनके साथ सबके साथ इक्वलिटी बिहेवियर करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, समझ रहे क्या, अफेक्शन नहीं करेंगे। ये जो सारी चीज़ें ये आते हैं प्राइम मिनिस्टर के शपथ में, समझ गया आप। तो चलिए आगे चलते हैं। और क्या है, आप सब देखो क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब तक ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये आता है क्वेश्चन, तो ये नाम एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है ना वो चीफ मिनिस्टर थे कौन से स्टेट के, बॉम्बे स्टेट। अब आप बोलोगे बॉम्बे स्टेट कौन सा है, देखो जब हमें आज़ादी मिली ना 1947 में, उसके बाद ना हमारे यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ कितने 16 स्टेट थे, उसके बाद ये बढ़ के ये कितने अभी फ़िलहाल 28 है। तो उस टाइम पे एक स्टेट था जो फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र और गुजरात है, ये दोनों मिला के 1947 के बाद कब तक, लगभग 1960 तक ये दोनों मिला के एक स्टेट था, उसका नाम था बॉम्बे स्टेट। बाद में 1960 में ये बॉम्बे स्टेट के दो टुकड़े हो गए, ये बढ़ गया, एक तो बॉम्बे उसका मतलब महाराष्ट्र बन गया, और दूसरा जो बन गया वो कौन सा बन गया, गुजरात। इसलिए 1 मई 1960 को महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन उस राज्य का निर्माण हुआ था। हमें आज़ादी मिली तब महाराष्ट्र स्टेट नहीं था ना गुजरात स्टेट था, उस टाइम पे कौन सा स्टेट था, वो था बॉम्बे स्टेट। तो 1952 से लेके 1956 तक या इस टाइम तक ये जो मोरारजी देसाई ये चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के, और बाद में कितना 1977 से लेके 1979 तक ये क्या बने थे, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे देश के, समझ गए। और एक इनके बारे में चीज़ आप याद रखो कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस पार्टी से छोड़ के, मतलब अब तक जब से हमें आज़ादी मिली थी ना 1947 से तब तक 1977 तक एक ही पार्टी का रूल हुआ करता था हमारे यहाँ पे, कांग्रेस, वही पार्टी हर बार चुन के आती थी। फॉर फर्स्ट टाइम 1977 में फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई थी, उसका नाम था जनता दल, और वो जनता दल में चले गए थे। पहले तो ये कांग्रेस में थे, बाद में जनता दल से चुन के आने के बाद ये फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे, समझ गए आप। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमारे देश में आज़ादी के बाद ऐसा कौन सा आदमी था जो कांग्रेस का ना हो कि प्राइम मिनिस्टर बना था, नॉन कांग्रेस पार्टी का आदमी प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था मोरारजी देसाई, समझ गए। दूसरा नाम जो है, दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर थे 1980 से लेकर 1982 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इनका नाम है वीपी सिंह। आपने वीपी सिंह नाम सुना होगा, उनका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये बाद में ना 1989 से लेकर 1990 तक, एक साल तक हमारे देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, समझ गया। बाद में तीसरा जो है चौधरी चरण सिंह। अब इनके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, खास चीज़, ये हमारे देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो 6 मंथ के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, और वह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब पार्लियामेंट का जो सेशन ही नहीं हुआ था। ये चीफ मिनिस्टर थे पहले उत्तर प्रदेश के, बाद में पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में ये हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे 1991 से लेके 1996 तक। उसके बाद नेक्स्ट ये जो HD देवगौड़ा है, ये कर्नाटक के पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे 89 से लेकर 1990 तक। और नरेंद्र मोदी जी, ये 2001 से लेकर 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, बाद में 2026 में 2014 को ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ये गुजरात के भी 14वें नंबर के चीफ मिनिस्टर थे और देश के भी 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी इस तरीके से हमने हमारा जो पहला सेक्शन था अपॉइंटमेंट का हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर का। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के कितने फंक्शन होते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन जो है, इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन विद प्रेसिडेंट, इन रिलेशन विद पार्लियामेंट और अदर पावर्स एंड फंक्शन। तो इतनी चीज़ें हमें अभी देखनी है। ये देखो, ये 4 चीज़ें हमें देखनी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के किस किस के साथ क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कैसा होता है। तो रिलेशन इन विद टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो देखो प्राइम मिनिस्टर जब होते ना, जब वो चुन के आते तो उनको ना मिनिस्ट्री फॉर्म करनी पड़ती, होम मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री। तो वो जो मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समझ गए ना। अलग अलग जो मिनिस्ट्री उनको दी जाती है, उनको काम करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है हर एक मिनिस्टर को, तो उनको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उनके साथ प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन कैसा होता है वो हमें देखना है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास क्या क्या काम होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके, मतलब मिनिस्टर के साथ उनके क्या क्या कामकाज होते हैं। सबसे पहले क्या है, जो मिनिस्टर बनता है ना, मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाता है,
प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, वैसे बाकी भी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर है, तो बाकियों को भी कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट। बट उनको सिलेक्ट कौन करता है कि कौन आदमी मिनिस्टर होगा, ये कौन सिलेक्ट करता है? ये सिलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। समझ गया आप? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जिस आदमी को रिकमेंड करता है वही आदमी बाद में मिनिस्टर बन सकता है। इसका मतलब बिना प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के कोई भी आदमी मिनिस्टर नहीं बन सकता। समझ गया आप? इसलिए सारे जो लोग हैं, सारे जो मिनिस्टर हैं, वो चापलूसी करती है प्राइम मिनिस्टर की। उनको पता है अगर प्राइम मिनिस्टर ने अगर बाद में अगर जैसे किसी मिनिस्टर को हटाना भी, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि इस आदमी को आप डिसमिस कर दो मिनिस्टर के पद से, तो भी उसको डिसमिस किया जाता है। समझ गया आप? बाद में प्राइम मिनिस्टर के पास और एक काम होता है। देखो, मिनिस्टर को अपॉइंट करना, अपॉइंट मतलब क्या? उनका नाम को रिकमेंडेशन करना, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। उसके बाद मिनिस्टर को अगर हटाना है तो उसका काम, वो काम भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वो कैसे कर हटाते? खुद नहीं हटाते, प्रेसिडेंट नहीं हटाते, पर रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं। उसके बाद अलोकेशन एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्ट्रीज। ये जो अलग अलग मिनिस्ट्री ना, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, ये सारे जो मिनिस्ट्री, ये अलोकेट करना कौन से आदमी कौन सा मिनिस्टर बनेगा, और उसको रिशफल भी करना, मतलब बाद में चेंज भी किया जा सकता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को हेड करते हैं। हर बार जो मिनिस्टर की मीटिंग होती है उसके हेड होते हैं कौन? उसको प्रिसाइड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। और इन्फ्लुएंसेस इट डिसीजन, जो डिसीजन वो लेते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बाद में गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। ये जो सारे मिनिस्टर ना, इनकी जो मिनिस्ट्री में अलग अलग काम चल रही है, इसको वो गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अलग अलग कंट्रोल करते हैं, और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। बाद में अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन मार देते तो सारी मिनिस्ट्री कोलैप्स हो जाती है और सरकार गिर जाती है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन मारते हैं तो अपने आप सारी मिनिस्ट्री भी कोलैप्स हो जाती है और सरकार ही गिर जाती है। समझ गया आप? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में हमने प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या काम होते हैं उसको देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जो चीज़ है वो है इन रिलेशन विद प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इसका मतलब उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनको रिकमेंड करते हैं, वही डिसीजन हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनके बीच में प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अगर कोई होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो कैसे? वो तीन चीज़ें नीचे के हमें बताती हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है, टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर जो इनका काम होता है प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करना। ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन अफेयर्स एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिसीजंस हैं हमारे देश के, और जो लेजिस्लेशन है, मतलब कोई भी अगर बिल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, ये जो चीज़ें है ना, इसके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के नॉलेज में डालते हैं कि हम ऐसे डिसीजन ले रहे, ये चीज़ें कर रहे। दूसरी चीज़, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये डिसीजन है या ये जो लेजिस्लेशन है इसके बारे में मुझे बताओ, फिर भी वो जाके फिर पहले तो इनको खुद जाके इन्फॉर्मेशन देनी पहले पॉइंट में। दूसरे में अगर प्रेसिडेंट बुलाते तो फिर भी इनको इन्फॉर्मेशन देनी। और तीसरी चीज़, अगर किसी मिनिस्टर ने कोई मिनिस्ट्री, उस मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है जो कि बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता नहीं, बाकी मिनिस्टर को पता नहीं, या कोई मिनिस्टर है कोई एक वो डिसीजन लेने वाला है वो नॉलेज में, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर। मतलब किसी मैटर पे अगर किसी मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है तो प्रेसिडेंट बाकी जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको बोल सकते हैं कि आप उस डिसीजन को कंसिडर करो। समझ गए आप? इस टाइप के तीन टाइप के जो चीज़ें ये कम्युनिकेट करवाता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। और जो हमने प्रेसिडेंट वाला जो लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इतने लोगों को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल, ये CAG, फिर ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब देखो इसको मैंने एक लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे देखो। अब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इनको अपॉइंट करते हैं ना, तो इनको एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि इस आदमी को आप ये पद दे दो, फिर वो दिया जाता है। जैसे कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो आदमी इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, पर वो किस आदमी को वो पद देना है ये डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नाम लिख के देते, फिर प्रेसिडेंट उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो कि हमारे यहाँ पे लॉ का सबसे बड़ा आदमी होता है यूनियन गवर्नमेंट का, वो। उसके बाद सोलिसिटर जनरल, ये भी इसको भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। बाद में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ EPSC, चीफ
इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो सारे लोग हैं ना, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। समझ गए आप? आगे अब जो प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका रिलेशन पार्लियामेंट के साथ कैसा है वो हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो प्रेसिडेंट हमारे, वो जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको समनिंग करते हैं एंड प्रोरोगिंग करते हैं। समनिंग मतलब क्या? मतलब उसको स्टार्ट करवाते और ख़त्म करवाते। ये जो टाइम होता है ना, ये प्रेसिडेंट तो करते पर इसको एडवाइस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे 2 फरवरी को सेशन स्टार्ट कर दो, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे 2 फरवरी को सेशन स्टार्ट कर हो गए। तो हम तो सोचेंगे यार सेशन तो प्रेसिडेंट करवा रहे, भाई प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बैकग्राउंड में डिसीजन इनके द्वारा लिया जाता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर विथ हेडेड बाय यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन लेते हैं। अब कोई ये जैसे लोकसभा है, इलेक्शन होने वाले, सरकार गिरे या जो भी हो, लोकसभा को अगर डिजॉल्व करना है तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, पर इसको एडवाइस कौन करता है? वो रिकमेंडेशन देता है प्राइम मिनिस्टर। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो सारी पार्लियामेंट पे कौन अनाउंस करता है? वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर ये 3 काम करते हैं। समझ गया आप? आगे यहाँ पे देखो अदर फंक्शन दिए, अदर पावर एंड फंक्शन, बाकी कोई फंक्शन दिए प्राइम मिनिस्टर को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं किसके? नीति आयोग में। यहाँ पे दिखा दो आपको, ये देखो इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी भी और भी 20-30 चीज़ों के चेयरमैन होते हैं वो। बस ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आता है, ये देखते हैं, और वो बाकी बचे हुए भी देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं किसके? ये नीति आयोग, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको हमें बाद में देखना है। ये सारी बॉडीज को हमें बाद में देखना है। इसमें से कुछ हमने देख ली, जैसे कि इंटरस्टेट काउंसिल, ये हमने देख ली इससे पहले भी। तो नीति आयोग इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसके भी चेयरमैन होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इसके चेयरमैन होते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल इसके चेयरमैन होते हैं। एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल इसके भी चेयरमैन होते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। और आगे इसके साथ साथ देखो ये बाकी भी चीज़ें आपको एक बार फास्ट फॉरवर्ड दिखाता हूँ। नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इनके भी ये कौन होते हैं? इनके द्वारा ये डिपार्टमेंट हेड किए जाते हैं। और भी बाकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ये आपको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर स्टेट काउंसिल, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन पॉलिटिकल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस। तो ये जो ऑफिसेस है ना, ये भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किए जाते हैं। अब आप बोलोगे इतने याद रखने की जरूरत है क्या? इतने याद रखने की जरूरत नहीं, पर ये जो है ना, इतने याद रखो आप। उसके बाद और एक चीज़, ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। फॉरेन पॉलिसी जो है इसको भी शेप करने में प्राइम मिनिस्टर का रोल है। ये यूनियन गवर्नमेंट जो होते हैं हमारी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। बाद में द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होता है, लगती है हमारे देश में, तब ये क्राइसिस मैनेजर का काम करते हैं। ये लीडर ऑफ द नेशन भी होते हैं। ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो अलग अलग जो सेक्शन के लोग हैं हमारे देश में, उनको जाके मिलते हैं और उनसे जो मेमोरेंडा है इसको डिसाइड देखते हैं। वो लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, ये जो पार्टी जो पावर में, इसके भी ये क्या होते हैं? ये हेड होते हैं, लीडर होते हैं। जैसे लोकसभा में ये अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है, तो लीडर ऑफ पार्टी भी होते हैं, इनको बोला जाता है पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस, रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट के साथ अगर रिलेशन की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस होते हैं। समझ गया? तो इस तरीके से हमने ये अदर जो रिलेशन है वो भी देख लें। अब इसमें देखो, इसको हम आर्टिकल वाइज देखते हैं। इसको हमने देख लिया सारी चीज़ों को, वापस एक बार आर्टिकल वाइज देखते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78, ये 3 चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट हेड एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, वो डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। ये जो डिसीजन है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये उनको रिकमेंड करते हैं डिसीजन लेने के लिए, और फिर वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। समझ गए? ये बोलते हैं आर्टिकल 74, ये हमने इससे पहले भी ऑलरेडी देखा था। आगे आर्टिकल जो 75, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और अदर जो मिनिस्टर होंगे उनको भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बट किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। जो मिनिस्टर है वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की इच्छा, जब तक इच्छा है तब तक ही मिनिस्टर अपनी जो ऑफिस है उसको होल्ड कर सकते हैं। बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस पे आता है क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ द पीपल। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना,
वो जो मिनिस्टर बना, जैसे कोई आदमी राज्यसभा से वो सांसद है पर वो मिनिस्टर है, तो वो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा को वो रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी हमारे देश के जो मिनिस्टर ना फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो किसको है, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे सब लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। समझ गए ना आप? तो आगे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आर्टिकल कौन सा 78, आर्टिकल जो 78 है, यहाँ पे देखो ये तीन चीज़ें हमने इससे पहले देखी थी कि जो प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट के साथ, उनको सारे डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन के और जो लेजिस्लेटिव के जो प्रपोजल है वो उनको जाके बताता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन और या लेजिस्लेटिव जो प्रपोजल है, मतलब कोई बिल आने वाला है, अगर प्रेसिडेंट बुलाते हैं तभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाके उनको बताते हैं। और अगर कोई मिनिस्टर है उसने अगर कोई डिसीजन लिया है और अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते हैं कि आप उस डिसीजन को देखो एक बार, वो उसको कंसिडर करो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कंसिडर नहीं किया है। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने ये जो पावर और फंक्शन थे प्रेसिडेंट की इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन विद प्रेसिडेंट, इन रिलेशन विद पार्लियामेंट एंड अदर पावर एंड फंक्शन, इसको देखा। और उसी के साथ हमने हमारे जो 2 सेक्शन थे प्राइम मिनिस्टर चैप्टर के, कौन से अपॉइंटमेंट और फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसको भी देख लिया। और इसी के साथ साथ हमने हमारा जो तीसरा यूनिट था पॉलिटी का, जो था सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका जो तीसरा चैप्टर था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको ख़त्म कर लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।